मामले सामने आते हैं जो आपकी सोच से भी परे होते हैं। मतलब जहां तक किसी की सोच जा ही नहीं सकती, वहां तक यहाँ के लोग कांड कर जाते हैं। अब भदोई के रहने वाले हर्ष यादव को ही देख लीजिए। इसके कांड ने तो पुलिस को भी हिला कर रख दिया। दरअसल भदोई के मलबार के रहने वाले हर्ष यादव ने 2023 में पुलिस भर्ती के दौरान खुद को स्वतंत्रता सेनानी का पोता बताया और रिजर्वेशन के तहत आवेदन करके वो सिलेक्ट हो गया। बाकायदा उसने स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र जिला अधिकारी कार्यालय का बताया। जब मामले की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि इसके पीछे बाकायदा एक पूरा का पूरा गिरोह है। जी हाँ, यानी इस कांड के पीछे सिर्फ हर्ष यादव ही नहीं बल्कि कई लोग थे। जनपद भदोही में जो पुलिस भर्ती 2023 है, जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो एक कैंडिडेट है हर्ष यादव, जिसने अपने आप को स्वतंत्र सेनानी का पोता होने का दावा करते हुए स्वतंत्र सेनानी का जो रिजर्वेशन है उसके लिए अप्लाई किया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डीएम ऑफिस के यहाँ से उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट लगाया गया था जिसमें उसको अपने आप को पोता बताया था स्वतंत्र सेनानी का। वो जब वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया तो डीएम ऑफिस के द्वारा ये बताया गया कि उनके ऑफिस से ये सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो हर्ष यादव है उसको हिरासत में लिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि उसके ही जो मामा हैं, जो मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, सुनील यादव, उन्होंने उसकी मुलाकात संजय दुबे नामक एक शख्स से कराई जो खुद एक मिर्ज़ापुर का रहने वाला है और बस्ती में एक इंटर कॉलेज में एक अध्यापक की नौकरी कर रहा है। ये संजय दुबे के बारे में जब पता किया तो उस पर एमपी में 2016 में पुलिस भर्ती में एक स्कैम घोटाले में इसको जेल भेजा गया था। इसका एक आपराधिक इतिहास भी था और इसमें सुनील यादव, संजय दुबे और जिसके द्वारा ये जन सेवा केंद्र के द्वारा ये सर्टिफिकेट तैयार किया गया था, उनको भी अरेस्ट किया गया है। और जो डीएम भदोही की जो मुहर बनाई गई थी, जिसके द्वारा बनाई गई थी, उसको भी अरेस्ट करके इसमें जेल भेजा गया है। संजय दुबे ने इसमें बताया गया था कि 4 लाख रुपए लिए हैं कैंडिडेट से। कुछ भी हो, अब तक ऐसे न जाने कितने मामले बन चुके हैं और बहुत सारे लोग दंडित भी किए गए हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी ख़राब हो गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं। भले ही ज़िंदगी तबाह हो जाए, लेकिन उनको लालच जो है सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है। फ़िलहाल बात करते हैं यूपी में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, तो जिसकी अभी तक कोई भी डेट आई नहीं है। और हाँ, सोशल मीडिया में कल जब परीक्षा नहीं हुई थी और आपको ये भी पता है कि परीक्षा को स्थगित करने के बारे में कोई भी नोटिस शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी भी नहीं किया, तो इसको लेकर सोशल मीडिया में अभ्यर्थियों ने एक फर्जी पेपर बना के डाल दिया था मजाक तक। और उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल किए गए जो कि काफ़ी गंभीर सवाल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सवाल हैं उनमें बिना कोई नोटिस जारी किए अपनी परीक्षा टालने वाला भारत का पहला आयोग कौन सा बना। दूसरा सवाल था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी टीजीटी परीक्षा कितनी बार टाल चुका है। आयोग की पीजीटी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा 18-19 जून 2025 को होने वाली थी, इसे क्यों टाला गया? कारण में है अपरिहार्य कारण। बच्चे धरना दे रहे थे, मन नहीं हुआ पेपर बनाने का, टाइम नहीं मिला। तो मतलब आप देख रहे हैं ना, अपनी बात करने का ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है जो कि एस्पिरेंट्स ने अपनाया है। और सोशल मीडिया में जो पेपर वायरल हुआ है उसमें काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। वो अभ्यर्थियों ने आयोग में एक ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा तिथि है उसको शीघ्र ही घोषित किया जाए। खैर, कल का दिन सोशल मीडिया में आपने देखा ही होगा, जितने भी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए ग्रुप थे सभी में खूब जो है हंसी ठिठोली का माहौल रहा। हालांकि अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन अपने जो परेशानियां हैं उसको जब्त करने के लिए वो लोग इस प्रकार के पेपर वगैरह बना के डाल रहे हैं। और जितने भी टेलीग्राम वगैरह चैनल हैं, लगभग हर जगह पेपर वायरल है। 6-7 प्रश्न उसमें रखे गए हैं और सभी प्रश्न जो हैं वो एक तरीके से इंडिकेट करते हैं शिक्षा सेवा आयोग की चयन प्रणाली को। तो कुछ भी हो, अभ्यर्थी जो है वो फ़िलहाल जो कुछ भी कर रहे हैं अब परेशान हैं, क्या करें, तो यही सब। खैर, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो कल एक रोज़गार मेला लगा था लखनऊ में। तो कुछ वहाँ पर कंपनियों ने कुछ अभ्यर्थियों को ऑफ़र भी दिए थे। 10,000 से लेकर 21,000 प्रति माह तक का ऑफ़र मिला था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने जाने से मना कर दिया। कारण ये था कि रिमोट लोकेशन, यानी कि दूर में जाकर अगर 10,000 रुपये उनको मिल भी जाते हैं तो 10,000 रुपये में उनका गुजारा कैसे होगा। बस इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को मना कर दिया है, गुजरात व अधिक दूरी की वजह से। तो यहाँ पर कुछ लोग जाने को तैयार भी हो गए। वही बात है, मरता क्या न करता, जब नौकरी है ही नहीं है तो जो मिल रही है वही सही। हाँ, संविदा भर्ती होने वाली है। रोज़गार मेला लगेगा 23 जुलाई को प्रयागराज में। इस भर्ती में अनुबंध के आधार पर चालकों, बस ड्राइवरों की भर्ती की जाएगी।
यह मेला 23 जुलाई यानी कि बुधवार को प्रयाग वर्कशॉप डिपो राजापुर में सुबह 10 बजे लगेगा। चालक पद के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास अनिवार्य है। भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिसकी वैधता कम से कम 2 वर्ष पुरानी हो। इसके अतिरिक्त 23 सीटर या उससे अधिक क्षमता की बस चलाने का न्यूनतम 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र सिंह ने बताया कि पहला टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे टेस्ट के लिए कानपुर भेजा जाएगा। 24 जुलाई को शिक्षा समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। खबर जो है दिल्ली से निकल कर आ रही है। एमसीडी ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नीति निर्माण में पारदर्शिता लाने का उद्देश्य से अपनी शिक्षा समिति के गठन को जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी है। तो दिसंबर 2022 में एमसीडी के चुनाव के बाद पहली बार शिक्षा समिति का गठन किया जा रहा है और आगामी 24 जुलाई को एमसीडी सदन की बैठक में 4 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया को पूरी करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जीआईसी प्रवक्ता, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड में फ़िलहाल तो विज्ञापन 60 नोटिस जारी हो गई है और बहुत ही भर के जो है ओटीआर भी हो रहे हैं। अब तक लगभग 60,000 से ज़्यादा ओटीआर पूरे भी हो चुके हैं। तो ओटीआर इज मस्ट। अब यहाँ पर पुनः आपको बता दें कि अगर आपने पहले भी ओटीआर कर रखा है, किसी दूसरी परीक्षा के लिए भी किया था, तो भी वो एलटी ग्रेड में वही रहेगा। ओटीआर में कोई बदलाव नहीं होता है। कुछ अभ्यर्थी ये भी कर रहे हैं कि उन्होंने जब ओटीआर के लिए वो साइबर कैफ़े में गए तो साइबर कैफ़े वाले ने सिर्फ उनका जो है हाई स्कूल का डेटा ही मांगा और इस प्रकार से उनका इंटर का, ग्रेजुएशन का, बीएड का डेटा जो है वो ओटीआर में नहीं डाला। तो क्या इससे दिक्कत होगी? देखो एक बात बताएं आपको, ओटीआर का मतलब होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आप बाकी जानकारी अपनी सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओटीआर में जो जानकारी आपको दी गई है बस वही चीज़ आपको जो है फॉर्म में अपने आप शो होगी। बाकी जो है खाने रहते हैं, उसमें कॉलम रहते हैं जिसमें आप मैन्युअली अपनी जानकारी को भर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके ओटीआर में केवल हाई स्कूल की ही जानकारी है, आपने स्नातक वगैरह, बीएड वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं डाली है अपने ओटीआर में, तो कोई बात नहीं है। एलटी ग्रेड के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर बात करें तो जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती भी बहुत ही जल्द जारी कर दी जाएगी और 20 पदों के सापेक्ष जो अध्याचन प्राप्त हुआ है तो उसमें से 2 विषय, एक आपका है एजुकेशन, दूसरा है आपका कॉमर्स। इन दोनों में थोड़ी सी विसंगति पाई गई है। तो शिक्षा निदेशालय से 18 सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। इनका जो मतलब अध्याचन है लॉक हो चुका है। एजुकेशन और कॉमर्स के लिए जो अध्याचन है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसको ठीक करके ये अध्याचन भी लॉक कर दिया जाएगा और अगले महीने में आपको जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। और संभावना बन रही है कि अगले महीने आपको जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। आपको पता ही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है हाई कोर्ट प्रयागराज की जो डबल बेंच है उसने कहा था कि फ़िलहाल पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इसको रीस्टार्ट किया जाए, यानी कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ और आरक्षण का ध्यान रखते हुए 69,000 की मेरिट फिर से बनाई जाए। और उसमें 3 महीने की समय सीमा दी गई थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि 20 बार तय तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी है और फिलहाल कल भी तारीख लगी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी है। अगली तारीख 12 अगस्त की लगा दी गई है। तो लगातार जो है सुनवाइयाँ नहीं होने से मामला लगातार खिंचता जा रहा है और जो अभ्यर्थी यहाँ पर हैं आरक्षित वर्ग के, तो उनका नेतृत्व कर रहे हैं अमृत पटेल ने कहा कि हाई कोर्ट में हमारे पक्ष में निर्णय आया था। हाई कोर्ट ने इस प्रकरण का निस्तारण 3 महीने में करने को कहा था। धीरे धीरे मामला साल भर खिंचता जा रहा है। आरोप लगाया गया कि इस प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ग्लिच है जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पर अगली खबर है, शिक्षकों की कमी से जूझ रहे इंटर कॉलेज, 750 पद खाली। ऐसा नहीं है कि इंटर कॉलेज जो हैं वहाँ पर पूरे जो शिक्षक भरे हुए हैं। प्राइमरी में तो सरप्लस हो रहे हैं। आपको पता ही है हाल ही में आपके द्वारा जो एक डेटा जारी किया गया था आप पार्टी के द्वारा, उसमें कहा गया था कि फ़िलहाल तो बहुत बड़ी संख्या में लगभग 25,000 से ज़्यादा जो प्राइमरी स्कूल यूपी में बंद किए गए हैं। बाकायदा एक डेटा भी जारी किया गया था। लेकिन इंटर कॉलेज की स्थिति भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी शिक्षकों के पद जो हैं यहाँ पर खाली हैं और विगत कई सालों से यहाँ पर कोई भर्ती हुई नहीं है। प्राथमिक स्कूलों के विलय के मामले में विशेष अपीलों पर आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में आज सुनवाई होने वाली है और आज जो याचिका हुई है वो डबल बेंच में दायर हुई है। सिंगल बेंच से आपको पता ही है कि सिंगल बेंच से जो याचिकाएं दायर हुई थी वो सारी खारिज कर दी गई थी और अब 5 बच्चे और 17 बच्चे यानी कि एक तरीके से 2 ग्रुप हैं
जिन्होंने अपने अपने अभिभावकों के माध्यम से ये जो है याचिकाएँ दाखिल की हैं, इस पर आज सुनवाई होने जा रही है। तो दोस्तों ये आज की सारी अपडेट आज की अखबारों में है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।